तो स्टूडेंट आज हम लोग पुरुष नसबंदी मेल वेस्कोटोमी के बारे में जानेंगे। क्या होता है पुरुष नसबंदी, आइए समझते हैं। तो बता दें कि पुरुष नसबंदी में दरअसल जो सीमेन होता है, जो वीर्य होता है, उनको रोकने का प्रयास किया जाता है, उसको रोका जाता है। उनको जो है मेल के जो पार्टनर्स होते हैं उनके विजाइना में वो ट्रांसफर ना हो जाए, इंटर ना कर जाए, इसलिए उनको रोका जाता है संभोग के दौरान। ठीक है, तो कैसे क्या होता है इसमें ये समझ लेते हैं इनको थोड़ा अच्छे से। तो इसमें जो होता है, जो सीमेन जो निकलता है, तो वो एक वास डिफरेंस नामक एक नली होती है, वास डिफरेंस ट्यूब होती है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा वास डिफरेंस। ठीक है, टेस्टिस यानी यूरेथ्रम से जो निकलता है एक नली, इसको वास डिफरेंस बोलते हैं। उसी वास डिफरेंस को क्या किया जाता है, काट करके बांध दिया जाता है धागों से, और फिर जाकर के जो सीमेन होता है वो पेनिस के माध्यम से बाहर रिलीज नहीं हो पाता है ना। इसे क्या बोलते हैं, पुरुष नसबंदी बोलते हैं। इसकी खास बात यह है कि इनकी सफलता दर जो 99% है। कितना प्रतिशत? 99% इनकी सफलता दर रही है। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे स्त्री नसबंदी के बारे में। फीमेल ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी के बारे में बात करेंगे। स्त्री नसबंदी क्या होता है, तो आइए फटाफट से समझ लेते हैं। स्त्री नसबंदी में क्या होता है, दरअसल इसमें जो ओवम होता है, जो अंडाणु होता है, उसको रोका जाता है। शुक्राणु उसको रोका जाता है फैलोपियन नलिकाओं में आने से, ताकि शुक्राणु अगर आए भी तो क्या हो, निषेचन नहीं हो सके ना, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाए, अंडाणु से शुक्राणु मिल नहीं सके। तो अंडाणु को रोकने के लिए जो है ट्यूबेक्टोमी किया जाता है। तो ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, स्त्री नसबंदी में होता क्या है, तो समझ लेते हैं। एक जोड़ा क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है। वन पेयर क्या होता है, लेफ्ट राइट में फैलोपियन ट्यूब होता है, और फैलोपियन ट्यूब के अंत में क्या होता है, ओवरी होता है, अंडाशय जुड़ी हुई रहती है। अंडाशय से क्या होता है, एक ओवम जो है, अंडाणु जो है, एक जो है वो रिलीज होता है ना। तो उस एक को रिलीज जब वो होता है तो वही फैलोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है, काट करके बांध दिया जाता है। उसी ट्यूब को काट के बांधते हैं, इसलिए उनको ट्यूबेक्टोमी भी कहते हैं ना। इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं, फैलोपियन नलिका भी बोलते हैं। उसी नलिका को काट करके बांध दिया जाता है, और जो अंडाणु होता है वो रिलीज होता है, तो वो फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाता है और शुक्राणु से नहीं मिल पाता है। धन्यवाद। हम लोग समझेंगे आज रेड डाटा बुक के बारे में। लाल पुस्तक आंकड़ा क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से आता है। रेड डाटा बुक क्या होता है, तो आइए समझते हैं। विलुप्त हो चुकी प्राणी या प्रजाति या जीव जो विलुप्त हो चुकी है उनका, और जो विलुप्त होने के कगार पर है, मतलब संकटग्रस्त प्रजाति है, उन दोनों का आंकड़ा जिस बुक में रखा जाता है, जिस बुक में मिलता है। किसकी आंकड़ा, एक तो विलुप्त हो रही प्रजाति जो है और विलुप्त हो चुकी प्रजाति, दोनों का जो आंकड़ा जिस पुस्तक में मिलता है उसी को क्या कहा जाता है, रेड डाटा बुक कहा जाता है। यह पुस्तक प्रकाशित 1963-64 ईस्वी में हुई थी। उदाहरण के लिए ब्लैक पेंथर जैसे विलुप्त हो चुकी एक प्रजाति है। ठीक है, रजोनिवृत्ति क्या होता है, मेनोपॉज क्या होता है, इनको हम लोग आज समझेंगे। रजोनिवृत्ति, मेनोपॉज, क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है रजोनिवृत्ति। बता दें कि लड़कियों में जो फीमेल्स होते हैं उसमें 10 से 12 वर्षों में एक प्राकृतिक चक्र स्टार्ट होता है, ब्लीडिंग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल या शॉर्टकट में एमसी उनको कहते हैं। ठीक है, तो वही चक्र जो होता है वो 40 वर्षों की अवस्था में क्या होता है, धीरे धीरे बंद होना प्रारंभ हो जाता है, और अंत में 45 साल में क्या होता है, वो बिल्कुल बंद हो जाता है। जिससे जो महिलाएं होती है वो गर्भधारण कभी नहीं कर पाती, वो माँ कभी नहीं बन सकती है ना। तो इस स्थिति को, मतलब मासिक चक्र बंद होने की स्थिति को ही क्या कहते हैं हम लोग, मेनोपॉज कहते हैं, रजोनिवृत्ति कहते हैं। धन्यवाद। वनोन्मूलन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन की हम लोग बात करेंगे। वनोन्मूलन होता क्या है, तो समझते हैं। वन प्रदेश को, मतलब जो वन प्रदेश होता है जिसमें बहुत सारा जंगल होता है, तो उस वन प्रदेश को वन रहित क्षेत्रों में बदल देना। मतलब जो वन वाला प्रदेश है उसमें बहुत सारा जंगल है, उनको धीरे धीरे काट करके क्या किया गया, वन रहित क्षेत्रों में बदल दिया गया। मतलब काटा क्यों, काटने का कई उद्देश्य हो सकता है, कई आवश्यकता हो सकता है, इसके लिए उनको काट दिया। काट करके क्या किया, वन प्रदेश को बना दिया वन रहित। तो वन प्रदेश को वन रहित क्षेत्रों में तब्दील कर देना, बदल देना, यही कहलाता है आपका वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। कार्बनिक खेती क्या होती है, समझते हैं कार्बनिक खेती क्या होता है। ठीक है, इनको समझ लेते हैं। तो आइए समझते हैं कार्बनिक खेती क्या होता है। रसायनों का और पीड़कनाशकों का और जो रासायनिक खाद होता है, इन सभी का उपयोग न करके केवल कार्बनिक पदार्थ, जैसे सड़े गले जीव जंतु हैं, गोबर है, मलमूत्र होते हैं जानवरों के ना, और सड़े गले पत्ती भी होते हैं, मतलब कार्बनिक चीज जितने भी हैं उन सभी का उपयोग करके जो खेती की जाती है उसको क्या बोलते हैं, कार्बनिक खेती बोलते हैं। तो कार्बनिक खेती में जो रसायन वाले कोई भी पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे रासायनिक उर्वरक हो गया, उनका उपयोग नहीं होता है। कीटनाशकों का जो रसायन जिसमें केमिकल होता है उनका उपयोग इसमें नहीं होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनिक खेती कहते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है, हम लोग समझेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में। बता दें कि प्रतिबंधन एंजाइम जो होता है वो मेनली दो तरह का होता है, एक होता है एंडोन्यूक्लियेज, एक होता है एक्सोन्यूक्लियेज। तो इस एंजाइम का काम क्या होता है समझते हैं पहले। इस एंजाइम को आणविक कैंची भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आणविक कैंची। ये एंजाइम जो है तो डीएनए को काटने का काम करता है। अगर डीएनए को बीच से काट देते हैं, कट करते हैं, डीएनए को काटना हो
तो बीच से अगर कट करेंगे तो उसके लिए एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी। अगर डीएनए के पार्शियली भाग को काट रहे हैं, साइड वाले छोर को काट रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी एंजाइम की सहायता पड़ेगी? एक्सोन्यूक्लिएज की। तो दो प्रकार का होता है प्रतिबंधन एंजाइम, एंडोन्यूक्लिएज और एक्सोन्यूक्लिएज। तो एंडोन्यूक्लिएज डीएनए को बीच से काट देता है और जो एक्सोन्यूक्लिएज होता है वो डीएनए के साइड वाले छोर को काटने में मदद करता है। तो ये था आपको प्रतिबंधन एंजाइम, इसे आणविक कैंची के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। धन्यवाद। तो आइए हम लोग आज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को समझते हैं। पुनर्योज डीएनए तकनीक क्या होता है इनको समझेंगे। किसी एक जीव के डीएनए के खंड, मतलब डीएनए के खंड को जीन कहते हैं। किसी एक जीव के जीन, कैसा जीन? तो वांछित जीन, उनके अंदर जो वांछित जीन है, जो बेहतर लाभदायक जीन है, मानव के कल्याण के लिए जो जीन उपयोगी है, तो उस जीन को निकाल करके किसी दूसरे जीव के डीएनए के साथ जोड़कर जो नया वांछित गुण वाला जीन प्राप्त होगा, जो इच्छित गुण वाला जीन प्राप्त होगा, इस प्राप्त करने की इस विधि को ही क्या कहा जाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है। जैसे उदाहरण लेते हैं, इनका उदाहरण क्या है? नीलरहित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी को बीजीए शॉर्टकट में कहते हैं। तो बीजीए में क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सन करने की क्षमता होती है, और लेकिन धान में क्या होता है? ये क्षमता नहीं होती है। तो बीजीए में जो नाइट्रोजन फिक्सन करने की क्षमता वाली जो जीन है, उस जीन को निकाल करके धान में क्या किया? रोपित कर दिया गया। इसी को कहा गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इससे धान में क्या हो गया? धान में भी नाइट्रोजन फिक्सन करने की क्षमता आ गई। आज हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में समझेंगे। पुनर्योज डीएनए क्या होता है, तो आइए समझते हैं। दो विभिन्न स्रोतों से लिए गए डीएनए के खंडों को, यानी दो विभिन्न स्रोतों मतलब क्या? दो विभिन्न सोर्स, दो विभिन्न एनिमल्स भी हो सकता है, दो विभिन्न और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है ना। तो विभिन्न जीवों के सोर्स से लिए गए जो डीएनए होते हैं, उनको डीएनए के खंडों को जोड़ करके नया डीएनए जो बनाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? पुनर्योज डीएनए बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन बोला जाता है।